एक भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि इस बुरी रानी का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कि उसका अंत करेगा। उस बच्चे के हाथ में एक निशान होगा। ये बात रानी को भी पता चल जाती है और इसीलिए वो हर नवजात शिशु को चेक करने लगती है कि कहीं किसी के हाथ में कोई निशानी तो नहीं है। इस तरह वो वही सोबर बता ही रहा होता है कि तभी एक औरत एक बच्ची को जन्म देती है। रानी की बेटी जिसका नाम रॉबिन है, वो उस बच्ची का हाथ चेक करती है तो पता चलता है कि उसके हाथ में निशान है। वो तुरंत ये बात रानी को बताने जाती है और इस पर उस बच्चे की माँ बहुत रोती है कि अब रानी मेरी बच्ची को मार डालेगी। तो वो दाई से मदद मांगती है जिसने उसकी डिलीवरी करवाई थी। दाई भी समझ जाती है कि अगर इस देश को रानी से बचाना है तो इस बच्चे को जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए वो बच्चे को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तब रानी आ जाती है बीच में और दाई उसके आगे से झुककर प्रणाम करती है। लेकिन रानी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती इस समय और चली जाती है अंदर। अब दाई भी बच्चे को लेकर वहां से बच निकलती है। रानी जैसे अंदर पहुंचती है ना तो पहले बच्ची को ढूंढती है, लेकिन वहां बच्ची को ना पाकर समझ जाती है कि जरूर दाई उसको लेकर गई होगी। और फिर वो अपने चेलों को हुक्म देती है कि कुत्तों को उस दाई के पीछे लगा दो और उस बच्ची को मार डालो, और सबसे पहले तो इस औरत को मार डालो जिसने मेरी शामत को जन्म दिया है। दूसरी ओर दोस्तों, दाई बच्ची के साथ पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, इस तरह के मुश्किल रास्तों से होकर आगे बढ़ रही होती है। और यहाँ पर मूवी का टाइटल विडो डालकर मूवी होती है शुरू। वो उस दुष्ट रानी से जितना दूर हो सके इस बच्ची को लेकर जाना चाहती है। इसलिए दिन रात लगातार चलते चलते वो एक जगह पहुंच जाती है, लेकिन वहां पे कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। ये रानी के कुत्ते हैं जो दिखने में बहुत ही डरावने लगते हैं और बहुत बड़े भी हैं। इससे पहले वो उस बच्ची को कुछ करते तो दाई घास फूस का एक बेड बनाकर बच्ची को नदी में बहा देती है और बेचारी खुद कुत्तों के हवाले कर देती है खुद को। बहुत देर पानी में बहते बहते बच्ची किनारे पर पहुंच जाती है। वहाँ बानों के दो बच्चे खेल रहे होते हैं। उनमें से लड़का तो पापा पापा चिल्लाकर अपने गाँव की ओर भागता है। यहाँ से हमारे हीरो को दिखाते हैं और इसी का नाम है विलो। उस वर की मदद से अपने खेत को जोत रहा होता है और तब उसका बेटा आकर बताता है कि पापा पापा नदी में एक छोटा बच्चा है। विलो तुरंत नदी के पास भागा चलाता है और बच्चे को देखकर कहता है कि ये हमारी जनजाति का नहीं है, ये तो दैखनी जनजाति का बच्चा है। बेटा पूछता है दैखनी कौन होते हैं पापा? तो विलो कहता है कि दैकिन्स दिखने में बहुत बड़े होते हैं, लगभग मॉन्स्टर की तरह, इसलिए हम इसको नहीं लेकर जा सकते, इसे पानी में धकेल दो। पर बेटा कहता है कि पापा पागल मत बनो, छोटा बच्चा है वो। तभी कोई विलो को आवाज देता है तो वो कहता है कि ठीक है मैं जाकर देखता हूँ कौन आवाज दे रहा है, लेकिन तब तक इस बच्चे को हाथ मत लगाना समझे। विलो वापस खेत में आ जाता है तो पता चलता है उसको जिस आदमी ने उधार दिया था वो आया है। इसका नाम है बैन। वो कहता है कि मेरे पैसे तो वापस नहीं कर रहे, लेकिन खेत में डालने के लिए बीज कैसे लेकर आ गए? तो विलो कहता है वो तो मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर जंगल से बटोरे थे। इतने में विलो की वाइफ बच्चों की आवाज को सुनकर नदी की ओर भागती है। तभी बैन विलो को धमकाता भी है कि जल्द से जल्द मेरा पैसा वापस कर दो, वरना मैं ये खेत ले लूंगा और फिर तुम्हें किसी सुरंग में जाना पड़ेगा अपने परिवार का पेट पालने के लिए। तो उसके जाने के बाद विलो नदी के पास जाता है तो वहाँ उसकी वाइफ ने उस बच्ची को उठा लिया है और वो उसे प्यार भी कर रही होती है। विलो उसको डांटता भी है, लेकिन वो कहती है तुम एकदम बुद्धू हो, बच्ची से डरते हो, कहकर वो उस बच्ची को उठाकर घर लेकर आ जाती है। विलो कहता है कि फिलहाल इसके बारे में हम पंचायत को नहीं बताएंगे, वरना इस खतरनाक टेक्निक को गाँव में लाने के जुर्म में वो मुझे सजा दे देंगे। ऊपर से कल गाँव में बढ़िया मेला भी लगने वाला है जिसमें सरपंच अपना असिस्टेंट चुनेंगे। अगर मैं वो पदवी जीत गया तो फिर हम तो ऐश करेंगे। वाइफ बच्ची को उसके हाथ में देती है। पहले तो विलो को बच्ची पसंद नहीं आती, लेकिन उसको हाथ में लेते ही वो उसे बड़ी प्यारी लगती है। अगले दिन मेले में सारे बौने खूब मजे कर रहे होते हैं। विलो कोई तमाशा दिखाता है तो सभी ताली बजाते हैं। वहाँ बैन भी आता है और कहता है ये भी कोई तमाशा है क्या, उल्लू बना रहा है तुम सबको। इसी बीच विलो एक सुअर को गायब करने की कोशिश करता है, लेकिन सुअर उसकी बात ही नहीं मानता तो लोग हंस पड़ते हैं कि क्या दिखा रहा है। बैन फिर उसको चढ़ाकर चला जाता है। इतने में दोस्तों आता है उस गाँव का सरपंच जो कि जादू भी जानता है। उसका असिस्टेंट बनने के लिए विलो के साथ 4 और आदमी भी कम्पीट करते हैं। सरपंच अपनी उंगलियां दिखाकर पूछता है कि कौन सी उंगली मैजिकल पावर को कंट्रोल करती है। हर कोई एक एक उंगली बताता है। विलो भी एक उंगली को टच करता है, लेकिन सबके सब होते हैं गलत। इस वजह से वो भी रिजेक्ट हो जाता है। खैर सब मेले और सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हैं और तब उस दुष्ट रानी के खतरनाक कुत्ते आ जाते हैं यहाँ पर। वो उस बच्ची को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए थे। तो गांव के रखवाले उन कुत्तों को मार डालते हैं और कहते हैं कि ये कुत्ते जरूर किसी टैकिनी को ढूंढ रहे हैं। अब विलो घबरा जाता है कि कहीं इन कुत्तों ने मेरी वाइफ को कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि उसी के पास वो बच्ची है। तुरंत ही वो घर आता है तो वहाँ उसकी वाइफ और बच्ची सेफ होती है। अब वो फैसला करते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस बच्ची को पंचायत के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। और अभी तो उसको ढूंढते ढूंढते रानी के कुत्ते आ गए और अगर रानी को पता चल गया ना कि ये टैकिनी बच्ची यहाँ पर है तो वो जरूर सारे बोनों को मार डालेगी। फिर वो गाँव की मीटिंग में जाते हैं जहाँ वो कहते हैं कि जरूर यहाँ किसी बौने ने डैकिन्स के बच्चे को छुपा के रखा हुआ है, उसका पता लगाकर उसको फांसी दे देनी चाहिए। ये सुनते ही विलो घबरा कर वहाँ से जाने वाला होता है कि तब सरपंच उसके हाथ में बच्ची को देख लेता है और विलो को मजबूरन कबूल करना पड़ता है कि ये बच्ची उसे नदी में मिली थी। सरपंच कहता है कि यही वो डैकिन्स की बच्ची है जिसकी तलाश में कुत्ते यहाँ पर आए थे, क्या हम इसको उन कुत्तों के हवाले कर दें? सभी हाँ में जवाब देते हैं दोस्तों, लेकिन विलो कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो इस छोटी बच्ची को मार डालेंगे नहीं तो। सरपंच कहता है कि ठीक है फिर तो हमें किसी डैकिनी को ढूंढकर इस बच्ची को उसके हवाले कर देना चाहिए। इतने में बैन कहता है कि इस बच्ची को विलो लेकर आया था तो उसी को ये काम सौंप देना चाहिए। इस तरह वो विलो को फंसा देता है और अब सरपंच विलो के साथ जाने के लिए 4 बौनों को भी चुनता है और उसमें बैन भी होता है। बैन जाना तो नहीं चाहता, लेकिन सरपंच की बात तो माननी पड़ेगी। सबके जाने के बाद सरपंच विलो से कहता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया था, क्या कम से कम अब तुम्हें उस सवाल का सही जवाब आता है, बता दो। विलो कहता है कि हाँ, पावर को कंट्रोल करने वाली उंगली मेरी खुद की उंगली होगी ना कि आपकी। तो सरपंच भी कहता है कि हाँ, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी तुम जादू सीख पाओगे। और इस तरह सरपंच विलो को 2 बीज देता है और कहता है कि अगर कोई तुम पर हमला करने आए तो उस पर ये बीज फेंक देना और वो तुरंत पत्थर बन जाएगा। विलो वहाँ से घर आता है तो उसके बच्चे कहते हैं कि आप डैकिन्स की तलाश में जा रहे हैं ना पापा, ध्यान से जाना, लेकिन हमारे गाँव के बाहर कई मॉन्स्टर्स रहते हैं, उनसे आप कैसे बचेंगे? विलो कहता है कि पापा जादू जो जानते हैं बेटा, मॉन्स्टर को तो मैं पत्थर बना दूंगा चुटकी में। उसकी वाइफ उससे अलग होने के बारे में सोचकर काफी दुखी होती है। विलो उसको भी हिम्मत देता है तो वो विलो को अपना एक बाल देती है और कहती है ये तुम्हारी रक्षा करेगा, जल्दी लौट आना। फिर सरपंच आता है और वो एक पत्थर को ऊपर फेंकता है जो कि पक्षी बनकर उड़ने लगता है। सरपंच विलो और उसके साथियों से कहता है कि तुम लोग इस पक्षी के पीछे जाओ, यही तुम्हें डैकिन्स तक पहुंचाएगा। लेकिन एक आदमी कहता है कि सरपंच जी वो पक्षी तो हमारे गांव के अंदर जा रहा है। हे भगवान, लगता है इस पक्षी ने पी के रखी हुई है। खैर तुम छोड़ो, तुम लोग इस नदी को फॉलो करते जाओ और आखिर में तुम लोग डैकिनी जनजाति के लोगों के पास पहुंच जाओगे। उनमें से किसी के भी हाथ में इस बच्ची को देकर तुरंत भाग कर आ जाना, क्योंकि बाहरी दुनिया में हम
बौने सेफ नहीं है। फिर विलो और उसके साथी निकल जाते हैं। दूसरी ओर रॉबिन उस दाई की लाश को लेकर रानी को दिखाती है। तो रानी कहती है इसकी लाश का मैं क्या करूंगी, मुझे उस बच्ची की लाश चाहिए जो मेरी जान लेने वाली है। तुम जल्दी से उसको ढूंढो और तुम्हारी मदद के लिए मेरा सेनापति भी साथ आएगा। रॉबिन को पर सेनापति से सख्त नफरत है, लेकिन सेनापति को रॉबिन पसंद है और रॉबिन रानी की बात भी नहीं टाल सकती और सेनापति को साथ ले लेती है। उनके जाने के बाद रानी का खास मांत्रिक कहता है आप अपनी बेटी पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार वो भी आपको धोखा देने वाली है। रानी कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। यहाँ विलो और उसके साथी बहुत दूर सफर करने के बाद एक जगह आराम करते हैं, लेकिन तब घोड़ों और कुत्तों की आवाज आती है। वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। ये घुड़सवार लोग आपस में बातें करते हैं कि डैकिंस की वो बच्ची पौनों के पास है और खबर मिली है कि वो उसे डैकिंस के पास छोड़ने गए हैं। वो लोग बहुत दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। ये बातें सुनकर विलो और उसके साथी घबरा जाते हैं कि ये करने क्या वाले हैं। फिर घुड़सवारों के जाने के बाद ये लोग अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। जंगल, पहाड़ और चट्टानों को पार करके सरहद पार पहुंच जाते हैं जहाँ 2 पिंजरे लटक रहे होते हैं। ये लोग रात को वहीं रुकने का करते हैं फैसला कि सुबह किसी डैकिनी को ढूंढकर उसके हाथ में इस बच्चे को दे देंगे। विलो उस पिंजरे के पास जाता है तो उसके अंदर से एक आदमी उसको पकड़ लेता है और कहता है कि चुपचाप मुझे पानी दो वरना मार डालूंगा। तो विलो भी उसके लिए पानी लेने के बहाने जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं देता। वो चिल्लाता है कि अबे बौने, मुझे धोखा दे दिया तुमने, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ समझे, तुम्हारी जान ले लूंगा। तो विलो के साथ ही कहते हैं ये दिखने में तो एकदम डैकिन ही लगता है, क्यों ना बच्चे को इसके हवाले करके हम वापस अपने घर चले जाएं। ये सुनकर पिंजरे वाला आदमी कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम लोग बच्ची को मुझे दे दो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। पर विलो उस बच्चे को देना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो दिखने में एक नंबर का क्रिमिनल लगता है। और तब बैन उसको कहता है कि देखो विलो, तुम नहीं देना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। सरपंच ने कहा था कि डैकिनी जनजाति का जो आदमी पहले दिखे उसी को बच्ची देकर वापस आ जाना, और हमें ये डैकिनी दिख गया, हम इसे बच्ची देकर वापस जा रहे हैं, तुम्हें नहीं आना तो रहो यहीं पर। ये कहकर बैन अपने 2 साथियों को लेकर वहां से चला जाता है। सिर्फ विलो का एक क्लोज फ्रेंड उसके साथ वहीं पर होता है। अब इस बच्चे को किसी अच्छे डैकिनी के हवाले करने की जिम्मेदारी विलो की है। पिंजरे वाला आदमी चिल्लाता है कि पानी दे दो यार। तो विलो उसे सरपंच का दिया हुआ मैजिकल बीज दिखाकर कहता है कि अपना मुंह बंद करो वरना इसे तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा, पत्थर बन जाओगे 2 मिनट में। वो भी कहता है कि अबे बौने, तू किसको डरा रहा है, मुझे, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। तो विलो कहता है वैसे भी मैं ये बीज तुम पर वेस्ट नहीं करना चाहता। कहकर वो एक और खाना पकाने लग जाता है और उस रात विलो और उसका साथी वहीं पर रुक जाते हैं। सुबह घोड़ों की आवाज को सुनकर दोनों उठ जाते हैं। पिंजरे वाला आदमी कहता है कल रात मैंने तुम लोगों को न जाने क्या क्या कह दिया, उसके लिए माफ कर दो, मेरा नाम मैड मार्टिगन है, आपका क्या नाम है। तो विलो का साथी अपना नाम बताकर मैड मार्टिगन के पास जाता है, लेकिन विलो उसको रोक लेता है कि अरे वो खतरनाक आदमी मालूम होता है, रुक जाओ, उस पर विश्वास मत करो। इतने में एक और घोड़ा तेजी से आता है तो विलो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। तब मैड मार्टिगन कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कोई युद्ध होने वाला है। तो विलो पूछता है क्या तुम खुद भी कोई सोल्जर हो। तो वो कहता है कि हाँ, इस दुनिया में तलवार चलाने में मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता, अब तो मुझे थोड़ा पानी दे दो यार। फिर विलो से पानी देने जाता है और तब वो दूर एक बहुत बड़ी सेना को आते देखता है और घबराहट के मारे पानी को नीचे गिरा देता है। ले दिया था थोड़ा सा पानी, वो भी नीचे गिरा दिया, कहकर वो अपने भीगे हुए हाथ चाटने लगता है। इसी बीच कई घुड़सवार उन्हें पार करके जाते हैं। सिर्फ एक आदमी रुकता है। विलो कहता है कि आप प्लीज इस बच्ची को रख लीजिए, ये आपकी जनजाति की बच्ची है, मतलब ये बच्ची भी आपकी तरह एक डैकिनी है। पर वो कहता है हम सब युद्ध के लिए जा रहे हैं, तुम इस बच्ची को किसी औरत को दे दो। तो मैड मार्टिगन कहता है तुम खुद भी तो एक औरत ही हो, फिर ले लो ना इसको। ये सुनकर वो घुड़सवार पिंजरे की ओर देखता है और चिल्लाता है कि अबे मैड मार्टिगन, तू क्या हुआ, तुझे फिर से पिंजरे में डाल दिया क्या, अरे इस बार कौन सी गलती कर दी तूने। और यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और मैड मार्टिगन कुछ न कुछ गड़बड़ करता ही रहता है, जिसकी वजह से उसे इस तरह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। मैड मार्टिगन कहता है मुझे बाहर निकाल दे यार, पर घुड़सवार कहता है कि मैं नहीं निकाल सकता, रानी के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, कहकर वो चला जाता है। लेकिन अब विलो को यकीन हो जाता है कि मैड मार्टिगन वाकई में एक सोल्जर है। वो बताता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ यार, लेकिन मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की और मुझे इस पिंजरे में बंद करवा दिया। तब विलो का साथी भी उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और विलो को भी लगता है कि ये अच्छा आदमी है, इसीलिए वो पिंजरा खोल देता है। बाहर आकर तो वो बड़ा खुश होता है और विलो के साथी को तो वो उठा ही लेता है और थैंक करता है, कहता है तुम लोगों ने मुझे बचाया, इसलिए मैं इस बच्ची को अपनी बच्ची समझकर पाल लूंगा। विलो कहता है ठीक है, लेकिन इसका अच्छे से ख्याल रखना। मैड मार्टिगन भी कहता है कि मैं कई लड़कियों को जानता हूँ, वो सब मिलकर इसकी बढ़िया देखभाल करेंगी, तुम निश्चित रहना, कहकर वो बच्ची को लेकर चला जाता है। ये दोनों भी चैन से अपने गाँव की ओर निकलते हैं, पर अचानक ऊपर एक पक्षी उड़ता है और एक बच्ची की आवाज भी आती है। वो देखते हैं कि बच्ची को वो पक्षी लेकर जा रहा है और उस पक्षी के ऊपर ब्रोनीज जनजाति का एक बौना बैठा हुआ है। विलो तो खुद को कोसने लगता है कि यार उस मैड मार्टिगन पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, देखा बच्ची को कहीं छोड़ दिया और एक ब्रोनी उसको लेकर जा रहा है। फिर वो उस पक्षी का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में कई ब्रोनीज इन पर हमला भी करते हैं और विलो उनके ट्रैप में फंस जाता है। उस रात जब विलो को होश आता है तो देखता है कि ब्रोनीज ने उसको बांध के रखा हुआ है। आसमान से एक तेज आवाज आती है कि उन्हें मेरे पास लेकर आओ और तब एक परी धरती पर उतरती है और यही है ब्रोनीज की लीडर। वो कहती है कि तुमसे मिलकर बड़ी खुशी भी विलो, आप मेरा नाम कैसे जानती है। वो कहती है मुझे तो उस छोटी बेबी एलोरा ने बताया था, लेकिन छोटी बेबी बात कैसे कर सकती है। तब परी बताती है कि वो कोई मामूली बच्ची नहीं है, बहुत ही खास मकसद के लिए उसको इस धरती पर भेजा गया है, उसने तुम्हें अपना गार्डियन चुना है क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। फिर वो विलो को एक जादुई छड़ी देती है और कहती है तुम एलोरा को लेकर उस आइलैंड पे जाओ जहाँ का रास्ता ये छड़ी तुम्हें दिखाएगी, वहाँ एक जादू करनी है, वो तुम्हें बताएगी कि एलोरा को कहाँ लेकर जाना है, कहकर वो गायब हो जाती है परी। और फिलहाल तो विलो के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ से अगले दिन दिखाते हैं कि विलो अपने साथी को बताता है तुम वापस गाँव चले जाओ और मेरे बेबी बच्चों को बता देना कि मैं ठीक हूँ, मुझे एलोरा को सही जगह पे पहुंचाना है, बता देना उनको। उसका साथी कहता है कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन विलो कहता है कि नहीं आगे बहुत ही खतरा होगा, मैं चाहता हूँ कि कम से कम तुम तो गाँव लौटकर सबको बता दो कि यहाँ तक का सफर ठीक था और मैं एकदम सेफ हूँ। उसका साथी उदास हो जाता है, लेकिन क्या करे, विलो की बात उसको माननी पड़ती है और वो वापस चला जाता है। विलो के आगे के सफर में 2 ब्राउनीज उसके साथ होंगे। विलो की जादू की छड़ी देखकर ब्राउनीज डरते हैं कि यार उसको सीधा पकड़, कहीं यहाँ वहाँ हिल गया तो न जाने कौन सा जादू हो जाए। फिर रास्ते में विलो एक बार में जाता है कि शायद वहाँ पर एलोरा के लिए दूध मिल जाए, पर वहाँ शराब के अलावा कुछ नहीं मिलता, सभी शराब पी रहे होते हैं। लेकिन विलो सभी से पूछने लगता है कि इस बेचारी बच्ची के लिए किसी के पास थोड़ा दूध होगा। फिर वो विलो पर चीजें फेंकने लगते हैं कि चुपचाप निकल जा वरना तुरंत फ्राई करके साइड डिश बना देंगे तेरे को। विलो भी डर के मारे कमरे में छुप जाता है। एक ब्राउनी दूसरे से कहता है कि यार मुझे वो पाउडर चाहिए। दरअसल दोस्तों ये रोमांटिक पाउडर है, मतलब ये जिसके ऊपर गिरता है उसे प्यार होने लगता है
दूसरे पर पाउडर गिरता है और वो उस वक्त एक बिल्ली को देखता है और उसे बिल्ली से प्यार हो जाता है, लेकिन बिल्ली इनको देखकर चिल्ला देती है और ये लोग डर कर गिर पड़ते हैं। पर वहाँ इनको दूध दिख जाता है। वहाँ पर कोई फाइट भी चल रही होती है। फाइटर्स विलो के ऊपर गिरने तो आते हैं, लेकिन एलोरा को बचाने के लिए विलो साइड में हट जाता है और फिसलकर किसी दूसरे कमरे में चला जाता है। और उस कमरे में होता है मैड मार्टिगन, जो कि औरत के भेष में है। वो पूछता है कि अबे बौने, तू यहाँ कैसे आ गया? विलो तो उस पर चिल्लाता है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज निकले बेवकूफ। इतने में एक औरत आकर कहती है कि सुन ओए मैड मार्टिगन, जल्दी से कट ले, मेरा पति आ गया। तो मैड मार्टिगन कहता है कि फिकर नॉट डार्लिंग, उसी के लिए तो मैंने ये गेटअप पहन के रखा हुआ है। कहकर वो एक चादर ओढ़ लेता है। इतने में उस औरत का हट्टा कट्टा पति आता है वहाँ पर और पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा यार? उसकी वाइफ कहती है यार यहाँ तो कोई नहीं है, ये तो मेरी दूर की कजन है, अभी अभी गाँव से आई है, जल्दी चली जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन पति मैट मार्टिगन को औरत समझकर उस पर बुरी नजर डालकर उसके पास आता है और मैट मार्टिगन झट से एलोरा को उठाकर कहता है देखो मुझे वापस जाना है, फिर कभी मिलेंगे। कहकर वो निकलने वाला होता है कि तभी रॉबिन आ जाती है और कहती है हम एक डैकनी बच्ची की तलाश में, सब अपने अपने बच्चों को हमें दिखाओ। एंड जब वो मैट मार्टिगन के पास आती है तो विलो बीच में आकर खड़ा होता है कि नहीं, आप इस बच्चे को चेक नहीं कर सकते। और रॉबिन उसको एक किक मारती है और वो हवा में उड़कर दूर गिर जाता है। तो मैट मार्टिगन रॉबिन से कहता है आप सच में बहुत सुंदर है। रॉबिन कहती है तुम तो काफी हट्टी कट्टी दिखती हो। कहकर वो उसकी चादर निकाल देती है। ओहो तुम मर्द हो, औरत का भेष पहनकर सभी को धोखा दे रहे हो। ये देखकर दोस्तों उस औरत का पति भड़क जाता है कि तुम ही हो मेरे वाइफ के यार, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। कहकर वो सोल्जर से लड़कर मैड मार्टिगन पर हमला करने आता है, लेकिन मैड मार्टिगन एलोरा को उठाकर भागता है और एक गाड़ी में चढ़कर बच में निकल जाता है। विलो भी तेजी से भागकर उस गाड़ी के अंदर कूद पड़ता है और पीछे से रॉबिन के आदमी उनके पीछे होते हैं। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और यहाँ पर पता चलता है कि मैड मार्टिगन सच में एक काबिल सोल्जर है, सभी पर धुआंधार वार करता है। आखिरकार वो रॉबिन के गैंग से बचकर दूर निकल आता है। फिर विलो एलोरा को उठा लेता है और मैड मार्टिगन को डांटता है कि गाड़ी में बच्ची है, इस बात का जरा भी लिहाज नहीं किया तुमने, इतना तेज चलाओगे तो बच्ची को कुछ हो जाएगा। मैड मार्टिगन कहता है कि अगर मैं बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे चलाता तो सबकी जान चली जाती, समझे? वैसे इस एलोरा को बचाया था मैंने ही। कहकर वो घोड़े को दूसरी दिशा में भेज देता है और ये दोनों एक जगह छुप जाते हैं। फिर रॉबिन के आदमी घोड़ा गाड़ी का पीछा करते हैं और ये लोग दूसरी दिशा में चले जाते हैं। मैड मार्टिगन आगे चला जाता है तो एलोरा तो रोने लगती है। विलो कहता है तुम मैड मार्टिगन के लिए मत रो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एलोरा रोना बंद ही नहीं करती। तो विलो कहता है कि ठीक है मैं जाकर उससे बात करता हूँ। फिर वो मैड मार्टिगन को रोककर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे उस जादूगरनी से मिलना है जो एक आइलैंड में रहती है। मैड मार्टिगन कहता है कुछ देर पहले तो मुझे गाली दे रहे थे और अब मेरी मदद क्यों चाहिए तुम्हें? ऊपर से तुम बहुत अकड़ भी रहते ना कि जादू जानता हूँ, उसी से चले जाओ फिर आइलैंड पर। विलो विनती करता है कि प्लीज इस बच्ची का मुंह तो देखो, कम से कम इसकी खातिर तो मदद कर लो। मैड मार्टिगन भी एलोरा का चेहरा देखता है और वो एकदम क्यूटली स्माइल करती है, जिसको देखकर वो भी मान जाता है। दोनों बढ़ते यहाँ से आइलैंड की ओर। रास्ते में रात हो जाती है तो वो एक जगह पर रुक जाते हैं। मैड बड़बड़ाता है कि वो कितनी खूबसूरत थी। विलो कहता है क्या तुम रॉबिन की बात कर रहे हो? मैड इसका कोई जवाब नहीं देता और सो जाता है। अब विलो उस जादू की छड़ी को टेस्ट करके देखना चाहता है और सोचता है कि मुझे पेड़ पर चढ़ना है। अगली सेकंड वो पेड़ पर होता है, मतलब ये जादू की छड़ी सच में काम करती है। अगले दिन भी ये लोग बहुत दूर सफर तय करते हैं और आखिर उस आइलैंड को देख ही लेते हैं। वहाँ पहुंचने के लिए एक छोटा सा बोट भी होता है जिसे विलो ठीक कर देता है। मैड भी एलोरा को देखकर कहता है तुम बहुत क्यूट हो बेबी, मैंने तुम्हें यहाँ तक सेफ पहुंचाने का वादा किया था जो मैंने पूरा कर दिया। कहकर वो जाने लगता है तो विलो उसको रोककर थैंक करता है। मैड भी हंसते हुए निकल जाता है वहाँ से। अब विलो एलोरा को लेकर उस बोट में आइलैंड की ओर निकलता है। तो जब उस आइलैंड पर वो पहुंचते हैं तो वहाँ कोई जादूगरनी नहीं होती बल्कि इंसान के कंकाल पड़े होते हैं। तब एक चूहा आता है और कहता है कि तुम कौन हो, निकल जाओ यहाँ से। विलो अपना नाम बताता है और कहता है मैं यहाँ एक जादूगरनी की तलाश में आया हूँ, उनका नाम फिंडेकल है। तब चूहा कहता है वो फिंडेकल मैं ही हूँ। और यहाँ पर पता चलता है कि उस दुष्ट रानी ने ही फिंडेकल को चूहा बना दिया ताकि वो अपने जादू का इस्तेमाल ही ना कर पाए। अब विलो उसे एलोरा के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि उस परी ने एलोरा को आपके हवाले करने को कहा था। फिंडेकल खुश हो जाती है कि क्या वो भविष्यवाणी सच निकली, यही तो है जो हमें उस दुष्ट रानी से बचा सकती है। तुम खुद एक जादूगर हो ना, तो जल्दी से अपना जादू करो और मुझे पहले जैसा बना दो, वरना मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। विलो कहता है नहीं नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ये जादू की छड़ी तो उस परी की है। सुनकर फिंडेकल उदास हो जाती है कि अब मैं करूँ क्या। इतने में वहाँ पर सोल्जर्स मैड मार्टिगन को पकड़ कर लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, अब विलो और एलोरा को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं और सभी को वापस ले जाते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रोनीज छोटे हैं तो वो उनके हाथ नहीं लगते। इनको बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है, बर्फीली जगहों से होकर वो जा रहे होते हैं। इतने में हो जाती है रात और वही जगह पर टेंट लगा देते हैं। तब फिंडेकल विलो के हाथ में काट देती है और कहती है तुम्हें जादू नहीं आता तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरा कहा हुआ मंत्र तो यूज करो। कहकर वो कोई मंत्र कहती है जिसे वो दोहराता है, लेकिन बीच में गलत बोल देता है, जिस वजह से फिंडेकल वापस जादूगरनी बनने के बजाय कौवा बन जाती है। इतने में दो ब्राउनीज वहाँ पर आ जाते हैं। तब जाकर उन्हें चैन आता है। वो अपने बालों से ताला खोलने की कोशिश करते हैं तो मैड मार्टिगन कहता है कि तुमसे नहीं होगा, लाओ मैं तोड़ता हूँ। कहकर वो ताला तोड़ने लगता है। तब ब्राउनीज उसको धक्का देकर खुद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब उनके बैग से वो रोमांस वाला पाउडर मैड पर गिर जाता है। जैसे तैसे वो ताला खोल देता है और सभी बाहर निकल जाते हैं। तभी लो मैड मार्टिगन से कहता है कि उनके टेंट में ही एलोरा होगी, वहीं से जाकर उसको उठा लेते हैं। पर मैड कहता है तुम रुको, मैं जाता हूँ। कहकर वो टेंट में घुसता है, लेकिन एलोरा को उठाने के बजाय वो रॉबिन को देख लेता है और क्योंकि उसके ऊपर तो रोमांस का पाउडर पड़ा हुआ है तो अब उसे रॉबिन से हो जाता है प्यार। विलो बाहर से उसे इशारा करती है कि अबे रोमियो जल्दी से बेबी को उठा, क्या कर रहा है। पर मैड रॉबिन को किस करने जाता है, लेकिन वो उसके पेट पे चाकू की नोक दबा देती है और कहती है जरा भी हिले तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। तो मैड भी कहता है कि ये क्या कह रही हो प्रिय, तुम मेरी चांद हो, तारा हो, जिंदगी हो। अब वो दोस्तों गुस्से में उसकी गर्दन काटने वाली होती है तो वो कहता है कि तुम्हारे हाथों में तो मैं 1000 बार भी मरने को तैयार हूँ मेरी जूलियट। रॉबिन भी उसके हाथों में आ जाती है और वो भी किस करने वाली होती है, लेकिन इतने में टेंट फाड़कर सेनापति अंदर आ जाता है। फिर मैड मार्टिगन उसके साथियों से लड़ता है और उस टेंट को गिराकर जाते जाते रॉबिन को एक किस भी कर देता है। ये बर्फ में स्लाइड करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ रॉबिन मैड मार्टिगन का किस पाकर अपने होश खो देती है। ये लोग एक बर्फ में फिसलते हुए कैंप में पहुंच जाते हैं जहाँ मैड मार्टिगन के साथी सोल्जर्स होते हैं। वो मैड को देखकर पहले तो चौंक जाते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम उस पिंजरे से बचे कैसे। तब मैड उनको सारी कहानी बताता है कि क्या क्या हुआ। इतने में रानी के आदमी आ जाते हैं। फिर मैड के सारे साथी मिलकर एलोरा को छुपा देते हैं, जिस वजह से रानी के आदमी एलोरा को वहां न पाकर निकलने वाले होते हैं। लेकिन रॉबिन को लगता है कि जरूर वो बच्ची यानी एलोरा यहीं पर होगी। वो उसे ढूंढने लगती है
और मैड मार्टिकन झट से उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। तभी सेनापति उसको बचाने आता है तो मैड कहता है कि दूर हट जाओ वरना इसकी गर्दन काटने में टाइम नहीं लगेगा, और इसी बहाने से वो बच निकलते हैं। अब इन्हें असली नाम की एक जगह जाना है क्योंकि फिनरैकल ने इनको एलोरा को वहीं ले जाने को कहा था। रास्ते में रॉबिन मैड से पूछती है तुम मुझसे चिपके हुए क्यों हो, क्या इसीलिए कि मैं तुम्हारा चांद हूँ, तुम्हारा तारा हूँ? मैड कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है, और वो गुस्सा हो जाती है। तो क्या जो तुमने मुझसे कहा था वो सब झूठ था? तुमने तो ये तक कह दिया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। मैड कहता है मैंने ज्यादा पी रखी थी शायद, इसलिए नशे में कुछ ज्यादा वक्त दिया। रॉबिन भी गुस्से में उसे मारकर बच निकल जाती है, लेकिन मैड उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। इतने में दोस्तों वो कौवा यानी फिनरैकल आ जाती है और कहती है कि रानी के आदमी इसी तरफ आ रहे हैं। मैड किसी तरह रॉबिन को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन रॉबिन नहीं आती। अब मैड और विलो वहां से फिर बच निकलते हैं। जल्द ही वो पहुंच जाते हैं असली नाम की उस जगह पर जहाँ एक बड़ा पैलेस है, लेकिन अंदर सबके सब पत्थर बने होते हैं। मैड परेशान हो जाता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। जल्द ही रानी के आदमी भी आ जाएंगे और एलोरा को लेकर जाएंगे, हमें भी मार डालेंगे, कुछ तो करना होगा। इस तरह बात करते करते वो किसी जानवर के गोबर पर पैर रख देते हैं और ये तो ट्रोल का गोबर है। ये बहुत ही खतरनाक जगह है। ट्रोल दोस्तों एक तरह का मिथिकल क्रिएचर होता है। इतने में मैड अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे हथियार होते हैं और तो वहाँ पर एक सोल्जर सूट भी होता है, जिसको देखकर मैड बड़ा खुश होता है कि चलो मेरा काम हो गया। यहाँ फिनरैकल फिर से विलो से वो मंत्र बुलवाना चाहती है ताकि वो जादूगरनी बन जाए, लेकिन विलो अभी भी ठीक से नहीं कह पाता। इतने में रानी के आदमी आ जाते हैं। इसी बीच गलत मंत्र बोलने की वजह से फिनरैकल जो कौवा थी वो बकरी बन जाती है और जान बचाकर वहाँ से भागती है। ये लोग जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं और ऊपर से अटैक शुरू कर देते हैं। अब मैड मार्टिकन जो कि एक सोल्जर है दोस्तों, वो तरह तरह के ट्रैप सेट कर देता है ताकि रानी के आदमी उसमें फंस जाए। अब रानी के आदमी तो पेड़ों के जरिए अंदर आने की कोशिश करते हैं। विलो ऊपर भागता है तो वहाँ ट्रोल आ जाता है। यही है वो क्रिएचर जिसका गोबर वहाँ पड़ा हुआ था। वो विलो पर हमला करता है। विलो भी जल्दबाजी में अपनी जादू की छड़ी उस पर इस्तेमाल कर देता है, लेकिन गलत मंत्र बोल देता है जिसकी वजह से ट्रोल एक अंडा बन जाता है और उसके अंदर से 2 सर वाला कोई क्रिएचर निकलता है। फिर विलो उसे कुचलकर पानी में डाल देता है। इतने में रानी के आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। मैड तो उन पर लगातार तीर चलाने लगता है। इसी बीच पीछे से एक ड्रैगन उठता है। विलो ने जिस क्रिएचर को कुचलकर पानी में धकेल दिया था ना, वही अब ड्रैगन बनकर आया है। उसको देखकर तो सभी खड़े हो जाते हैं। मैड तो सोचता है कि अरे वाह, सब मुझसे डरकर भाग रहे हैं, लेकिन जब वो मुड़ता है ना तो ड्रैगन को देखकर उसकी भी हालत खराब हो जाती है और इनकी लड़ाई जारी रहती है। विलो और मैड इनसे एक और लड़ रहे होते हैं तो दूसरी ओर वो ड्रैगन आग उगलकर दूसरे सोल्जर्स को खत्म कर रहा होता है। अब मैड को इतना बढ़िया लड़ता देखकर रॉबिन तो उस पर फिदा हो जाती है। वो मैड के पास जाकर उसे उठाकर सीधे किस भी कर देती है और इसी बीच विलो ने उस ड्रैगन पर चाकू खोप दिया था, जिसकी वजह से वो आग उगल नहीं पाता और थोड़ी देर में फटकर मर जाता है। इसी बीच मैड के साथी उसकी मदद के लिए आ रहे होते हैं। उनके बैग में वो छोटे ब्राउनीज होते हैं। सभी मिलकर रानी के आदमियों से लड़ते हैं। इतने में सेनापति विलो से बच्ची को छीनकर वहां से बच निकलता है। विलो की भी टेंशन कि अब एलोरा को कैसे बचाएं, तो मैड उसको दिलासा देता है कि फिक्र मत करो, अब तो हमारे पास इतने सारे सोल्जर्स हैं, हम एलोरा को जरूर बचा पाएंगे। यहाँ सेनापति रानी के महल में पहुंच जाता है। ये लोग भी पीछे पीछे उसके पीछे आ जाते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इतनी ऊंची दीवार के उस तरफ जाना बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ सेनापति एलोरा को रानी के हवाले कर देता है और वो बड़ी खुश होती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसकी अपनी बेटी रॉबिन मैड के साथ मिल गई है तो वो शॉक। और यहाँ उस मंत्री को दिखाते हैं जिसने शुरुआत में ही रानी को बता दिया था कि तुम्हारी बेटी भी धोखेबाज निकलेगी, उस पर विश्वास मत करो। बाहर विलो की टीम को देखकर रानी पहले हंसती है। मैड कहता है कि एलोरा को हमारे हवाले कर दो। रानी कहती है तुम लोग खुद सुअर बनने वाले हो, तुम इस बच्चे का क्या करोगे? कहकर वो सभी को सुअर बनाने का मंत्र बोलने लगती है। इसी बीच विलो उस बकरी को यानी फिनरैकल को अलग ले जाकर उसे पहला जैसा बनाने की करता है कोशिश, लेकिन इस बीच बाकी सभी सुअर बन जाते हैं। यहाँ तक कि रॉबिन को भी रानी सुअर बना देती है। ये देखकर विलो घबरा जाता है, लेकिन बकरी कहती है इस बार तो कम से कम ठीक से मंत्र बोल दो, मैं वापस अपना रूप ले लूंगी फिर, और मैं बाकियों को नॉर्मल भी कर दूंगी। इस बार बड़ी मुश्किल से विलो ठीक मंत्र बोलता है और फिनरैकल अलग अलग रूप लेकर आखिर में पहले की तरह जादूगरनी बन जाती है। फिर सारे सुअरों को अंदर लाकर वो हर एक को नॉर्मल बना देती है। अंदर रानी एलोरा को खत्म करने के लिए कोई कर्मकांड कर रही होती है ताकि आगे से रानी की जान को कोई खतरा ना हो, और बाहर ये लोग महल में घुसने का प्लान बना चुके थे। अगले दिन विलो और फिनरैकल बाहर खड़े होकर धमकाते भी है कि चुपचाप एलोरा को हमारे हवाले कर दो वरना सबका विनाश हो जाएगा। तो सेनापति अपने आदमियों से कहता है कि उनको जिंदा मत छोड़ो, मार दो। वो भी दरवाजा खोलकर इन पर हमला करने आते हैं, लेकिन इसी बीच विलो एक लकड़ी से नगाड़ा बजाने लगता है, जिसे सुनकर उनके सारे साथी महल के अंदर जाने लगते हैं क्योंकि दरवाजा तो खुला हुआ है। अंदर जाकर पहले वो रानी के आदमियों से लड़ते हैं। अब इससे पहले कि रानी अपना कर्मकांड पूरा करती, फिनरैकल अंदर आ जाती है। पर इस बीच रॉबिन कहती है माँ आप जो कर रही है वो गलत है। रानी तो गुस्से में उसका खात्मा करने वाली होती है, लेकिन फिनरैकल उसको बचा लेती है। और अब फिनरैकल और रानी के बीच होती है लड़ाई। रानी अपने जादू से उस पर आग छोड़ती है तो फिनरैकल उस पर पानी फेंकती है और अपने जादू से उसे फ्रीज कर देती है। बाहर सेनापति ने मैड के साथी को मार डाला होता है। मैड को बहुत गुस्सा आता है और वो लड़ता है फिर सेनापति से और आखिर में उसको भी नीचे धकेल कर उसकी ले लेता है जान। यहाँ रानी फिनरैकल को नीचे धकेल देती है और इसी बीच विलो एलोरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी उसे पकड़ लेती है। विलो कहता है कि मुझे मामूली बौना मत समझो, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। तो रानी हंसती है। फिर विलो सरपंच का दिया हुआ वो बीज उस पर फेंकता है जिसे वो पकड़ लेती है और अगले सेकंड बन जाती है पत्थर। लेकिन उसके पास जो जादुई शक्ति है वो इससे भी कई गुना ताकतवर होती है और फिर वो वापस नॉर्मल भी हो जाती है। वो कहती है कि अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ बौने। लेकिन विलो कहता है कि मैं वो जादू जानता हूँ जिससे कि एलोरा को गायब कर सकता हूँ। कहकर वो अपना पुराना तमाशा वाला ट्रिक यूज करता है जिससे वो मेले में चीजों को गायब करता था। इसी बीच रानी विलो पर अपना जादू करने वाली होती है कि अचानक से विलो एलोरा को गायब कर देता है। ये देखकर रानी को बड़ा गुस्सा आता है कि बच्ची अचानक कहाँ गायब हो गई, और वो गलती से वहाँ रखा हुआ खून गिरा देती है। और क्योंकि वो कर्मकांड कर रही थी आसमान में बादल गरजने लगते हैं, बिजली गिरती है और तब रानी का जादू उसी पर असर कर जाता है। एलोरा को मारने के बजाय उसका जादू खुद उसकी मौत का कारण बन जाता है और फिर वो